जल्दी से जल्दी तेलंगाना के आंकड़ों को देखिए। तेलंगाना के आंकड़े यहां आ चुके हैं हमारे सामने। कांग्रेस पार्टी 72 से 78, 119 में 72 से 78 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, जैसा आमिर अली खान साहब कह रहे थे, सरकार बनाती हुई दिख रही है। यानी कि हैट्रिक लगाने बीआरएस नहीं जा रही है। के चंद्रशेखर राव सत्ता से बाहर हो रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर बीआरएस को 30 से 36 सीटें और बीजेपी को 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें आ सकती हैं। अदर्स में ही AIMIM भी है। ये आंकड़े यहां सामने, जैसा अभी कह रहे थे तेलंगाना के हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार आमिर अली खान साहब, उनके पास ही सीधा आना चाहता हूं। अब आंकड़े यहां सामने हैं और इन आंकड़ों के आधार पर आमिर अली खान साहब, कांग्रेस 72 से 78 सीटें, 72 टू 78, एक बड़ा मैंडेट यहां दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। और 65% के आंकड़े आए हुए हैं वोटिंग के। लेकिन हैदराबाद से बाहर निकलिए तो कांग्रेस का नाम लेने वाले अगर 3 लोगों से बात करें तो हर 2 आदमी कांग्रेस का नाम लेता है। ये हम लोग खुद ग्राउंड पे रहकर देख के आ चुके हैं और आंकड़े उसी तरफ इशारे कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आमिर अली खान साहब, 72 से 78 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, 30 से 36 सीटें तेलंगाना में बीआरएस जो सत्तारूढ़ दल है उसको आ रही हैं। और इस प्रकार यहां दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से कि के चंद्रशेखर राव की सरकार हैट्रिक नहीं बना पा रही है। 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं आ पा रही सत्ता पे। और अभी हम ये भी देख के आए हैं कि जब भी आप हैदराबाद से जब बाहर निकलिए तो 3 लोगों से आप बात कीजिए तो उसमें से 2 आदमी ऐसा मिलता था जो कांग्रेस का नाम लेता था। और ये यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपसे समझूं कि ये आंकड़े, एक तो आपसे पहली बात कि इन आंकड़ों पर क्या आप मुहर लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि 6 महीने में कांग्रेस ने आखिर क्या कर दिया कि उससे पहले जो बीजेपी और बीआरएस की बात होती थी, कांग्रेस और बीआरएस आमने सामने आ गए दोनों दल, और अब कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, आंकड़ों की बात अगर आप करेंगे तो 72 से 78 ये हमारे भी फिगर्स कुछ ऐसे ही थे। हम जो लोकल रिपोर्टर से जमा कर रहे थे जी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे लोकल जो चैनल्स बता रहे थे उसके फिगर्स में काफी डिफरेंस है। तो मैं वो एक जिक्र कर देता हूँ आपको। पीटीएस ग्रुप का है जिसमें कांग्रेस को 56 दिया है, राजनीति ने 60 दिया है, सीएनएन ने 56 दिया है, चाणक्य 70 से 78 क्या है, सीपैक 65 है। मतलब ये जो फिगर्स हमारे पास अभी इमीडिएट आए थे वो बिल्कुल 50 और 60 के करीब बता रहे थे। आपका जो फिगर है 72 से 78, ये उस बात को वाज़े तौर पे ये करता है कि कांग्रेस की हवा नहीं, आंधी चल रही है यहाँ पे जी। तो ये 6 महीने में, जो आपने पूछा कि 6 महीने में क्या बदला, मैं ये जरूर कहूंगा कि तेलंगाना की जहां तक बात है वहां पे तेलंगाना और आंध्र, तेलुगु स्टेट्स में अभी भी गांधी खानदान के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ है और उसको एक्सप्लॉइट करने में इस मर्तबा मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, ये दोनों की जो भाई बहन की जोड़ी थी वो बहुत ही एक जादू कर गई यहाँ पे। और बीजेपी जो सेकंड पोजीशन पे आए वैसा दिख रहा था जनवरी में, अचानक बीजेपी बिल्कुल खामोश हो गई है। शायद इसलिए कि बीजेपी ये जरूर कहती है कि जब भी आती है तो हम हैदराबाद का नाम हैदराबाद से भाग्यनगर कर देंगे, और जो चार मीनार के पास की मंदिर है उसको काफी उछाला जाता था। तो यहाँ पर भी वो चीज चल नहीं पाई। मेरे से पहले प्रशांत साहब और राकेश अचल साहब ने जो बात कही थी कि अब कहीं ना कहीं ये कम्युनल एजेंडा खत्म हो रहा है, तो ये इस बात को मैं मानता हूँ। दूसरी चीज ये थी कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, वो चूंकि यंग हैं और काफी एनर्जेटिक थे, जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चलाई, मैं समझता हूं कि एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट उनको भी देना चाहिए। और गारंटीज, जो 6 गारंटीज की बात थी, मैं समझता हूं कि गारंटी वर्सेस भरोसा का मामला था
इसलिए कि बीआरएस ने केसीआर भरोसा के नाम से अपनी पूरी कैंपेन डिजाइन की थी। तो भरोसा और गारंटी के उसमें मैं समझता हूं कि ये रेस में गारंटी जीत गई, इसलिए कि भरोसा बहुत चीजों पे किया गया था गुज़िश्ता 10 सालों में। एक तो ये था कि 12% रिजर्वेशन की बात थी मुस्लिम को, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थी दलित से, एससी तबके के। ये दो चीजों का भरोसा जो था वो भरोसा कहीं ना कहीं टूट चुका है। इसीलिए शायद मुसलमानों ने और दलितों ने खास तौर पे कांग्रेस का हाथ मजबूती के साथ थाम लिया। और जो स्कीम्स, यकीनन ये कहा जाता है कि तेलंगाना में जो वेलफेयर स्कीम्स को राइज किया गया था, जिस तरीके से लोगों के हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्कीम्स लाए गए थे, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आवाम तक या लोगों तक जिनके लिए स्कीम लाई गई थी वो उनसे कनेक्ट नहीं हुई। और जैसा मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया का जो कनेक्ट था, वो सोशल मीडिया से बहुत सारा उलटफेर हुआ है, और सोशल मीडिया के जरिए हर आदमी अपनी बात को आगे रखने से वोटर इतना एनलाइटन हुआ कि वो एक फैसले पे उतरा कि हम बीजेपी को नहीं लाएंगे, इसलिए कि बीजेपी लड़ाने की बात करती है, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो नारा था वो उसको काउंटर कर चुका था। बीजेपी ने बीसी चीफ मिनिस्टर की बात कही, लेकिन जब बीसी प्रेसिडेंट थे उनके बंडी संजय, उनको हटाकर रेड्डी बीजेपी प्रेसिडेंट को ला दिए, तो वो बीसीओं को वहां पे नाराजगी थी। और रहा सवाल के किस तरीके से जो बीजेपी और कांग्रेस ने केसीआर को अटैक किया करप्शन के मामले पे और खानदान की तरक्की पर। तेलंगाना पिछड़ा हुआ, या तेलंगाना का 70,000 करोड़ का जो लोन था वो बढ़कर 3.5 लाख करोड़ के करीब जो पहुंचा, उसको बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से अटैक किया बीआरएस को, वो कहीं ना कहीं लोग ये समझे कि हमारे सर पे खर्च का बोझ बढ़ गया है। और ऐसी मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज है कि इलेक्शन से जस्ट पहले, बल्कि इलेक्शन से बिल्कुल एक 15 दिन पहले कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट था, वो बैरेज का जो ब्रिज नीचे आ गया था, वहां पर ये बात आई कि करप्शन था, इसीलिए ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ना होना। मैं समझता हूं कि ये सब ऐसे चीजें थे कि साउथ इंडिया से, या साउथ इंडिया को हम बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया बना दिए हैं। और कर्नाटका के इलेक्शंस तो मैंने पहले ही कहा कि कर्नाटका के इलेक्शंस का काफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। भारत जोड़ो के बाद अगर कोई बहुत बड़ा रोल था तो वो कर्नाटका के रिजल्ट्स थे। इन सब चीजों को लेकर बीजेपी का अटैक, कांग्रेस का अटैक बीआरएस पे काफी महंगा पड़ा, और जो कांग्रेस का कनेक्ट था विद द पीपल वो कामयाब हो गया। जी, कांग्रेस का वी द पीपल वाला, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कनेक्ट करती रही वहां की जनता से, और वो साफ दिखाई देता रहा। रेवंत रेड्डी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता लगातार, और एक आज है तो दूसरा कल है, और इस ढंग से तेलंगाना को बहुत मजबूती के साथ इन नेताओं ने खंगालने की कोशिश की, कह सकते हैं, और साथ साथ जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। राकेश अचल साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। चार्ट में कुछ करेक्शन था, हो गया। जी, बिल्कुल वो बीजेपी बीआरएस में वो करेक्शन करना था, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। थोड़ा सा हमारे जो पीसीआर के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। और हालांकि शुरुआत में जो प्लेट हमने दिखाया था, उस प्लेट में वो था कि बीआरएस को 30 से 36 सीटें और कांग्रेस को 72 से 78 सीटें आ रही हैं। थोड़ा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, लेकिन बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा हम आप तक रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 72 से 78 सीटें, बीआरएस को 30 से 36 सीटें तेलंगाना में, और बीजेपी को 2 से 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें, जिसमें एमआईएम भी है और अन्य दल भी हैं। ये सब मिलके अदर्स, ऐसे जो निर्दलीय भी हैं, एक
लायन छाप जो हैं वो भी काफी मजबूती के साथ कई जगह चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आप अभी घूम के आए, फिर शकील अख्तर जी आपके पास भी आना चाहता हूं। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य और यहां से हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि अगर यहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है तो देश की राजनीति में शायद कुछ चेंज आ जाए, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ चेंज आ सकता है। इस पर चर्चा हम लोग कल भी न्यूज पॉइंट में कर रहे थे। अब यहां जबकि हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल यही कह रहा है 72 से 78 सीटें आ सकती हैं तेलंगाना में और 36 सीटों पर सिमट सकती है, 30 से 36 सीटों पर सिमट सकती है केसीआर की पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति। कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ है यहां पे? और आप चूंकि ऑलरेडी ग्राउंड पर जाके आ चुके हैं उस हिसाब से भी समझो। शुरुआत में बीजेपी से करता हूं राजीव जी। मेरा अंदाज था कि बीजेपी की तेलंगाना की लेजिस्लेटिव पार्टी एक इनोवा में आ जाएगी, लेकिन अब आपके फिगर के हिसाब से तो वैगन आर तक ही रखा है आपने। दूसरा ये कि देखिए तेलंगाना में जब हम घूम रहे थे तभी हमको ये अंदाज हो गया था कि तेलंगाना में कांग्रेस के प्रति एक जबरदस्त सपोर्ट है। और क्योंकि हम कम समय के लिए गए थे राजीव जी, सुबह भी मैंने इस बात को कहा, क्योंकि हम कम समय के लिए गए थे तो हम सिर्फ उन्हीं इलाकों में गए जहां पे बीआरएस का स्ट्रांग होल्ड है, जहां उन्होंने लगभग सब सीटें जीती हैं। और जब वहां हमने कांग्रेस के समर्थन में बात करते हुए लोगों को सुना तो अंदाज हो गया कि तेलंगाना क्या करने वाला है। तो ये फिगर जो आप दिखा रहे हैं ये लगभग ऐसी फिगर आ सकती है और ये करीब है जो रियलिटी हम देख कर आए। दूसरी एक बात देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आपका आप देखिए स्क्रीन भर गया है और सारी सीटें आपको, सारे राज्य जिनमें चुनाव हुए सब आ चुके हैं जी। एक तो देश की जनता जो सजग जनता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सजग जनता है वो ये मान रही है कि बुलडोजर कैंसर का इलाज नहीं कर सकता है, सरकार की योजना कर सकती है। राइट। बुलडोजर नौकरी नहीं दिला सकता है, सरकार की योजना दिला सकती है या आर्थिक नीतियां दिला सकती है। बुलडोजर जो है वो फसल नहीं बचा सकता है, बुलडोजर शिक्षा का इंतजाम नहीं कर सकता है, बुलडोजर स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं कर सकता है। तो ये जो बुलडोजर लेकर लोग जा रहे हैं कुछ पार्टियों के नेता और ये बता रहे हैं कि सारी समस्याओं का निराकरण ये बुलडोजर है, वो नहीं है। और देश की जनता अब ये भी समझ रही है कि हिंदू मुसलमान से भी जो है उसकी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। कुछ लोग जरूर व्हाट्सएप के प्रचार से, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। समाज में कुछ लोग तो हमेशा होते हैं। आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे हमारे पूर्वज, और जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ रहे थे तब कुछ लोग माफिया भी लिख रहे थे। तो समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो कंक्लूजन अगर हम दें, तेलंगाना में तो हम देख कर आए और वो हो रहा है, और कि कांग्रेस का यहां से रिवाइवल हो रहा है। कांग्रेस अब 2024 के बड़े बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनके हौसले बुलंद हैं, उनके अध्यक्ष, उनका सेक्रेटरीट, उनका राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस है, एक बात। दूसरी बात, लोग हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से ऊब गए हैं। तीसरी बात कि मोदी साहब का चेहरा नहीं चलेगा। मैं पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मोदी साहब को आगे रखकर प्रचार नहीं हो सकता। ये पांचों राज्यों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, मोदी साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और इस जो आंकड़े हमारे सामने हैं उस आधार पे हम कह सकते हैं कि मोदी साहब नहीं चले। तो ये मेरा कुल मिला के एक आकलन है। और आखिरी बात कि जो जनता के कल्याण की योजनाएं हैं, सरकार का जो काम है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मकान, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको पैदा करना सरकार का काम है। बुलडोजर लेके रैलियां करना सरकार का काम नहीं है। राजीव जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुलडोजर लेकर रैलियां करना सरकार का काम नहीं है, लेकिन एक नहीं बल्कि 12 बुलडोजर लेकर अगर पहुंच जाएं योगी आदित्यनाथ रैलियां करने के लिए तो क्या कहा जाए। खैर, ये भी एक नीति रणनीति है जिसमें किसी को कभी फायदा मिल जाता है, कभी उसे हानि होती है, यानी घाटा होता है। डॉक्टर राकेश अचल साहब, आप क्या कुछ कहेंगे तेलंगाना पे? राजीव जी, देखिए, प्रशांत जी ने बहुत बारीकी से तेलंगाना के बारे में बात कही, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि तेलंगाना से अब एक संदेश निकलने वाला है कि बी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल वाली सरकार अब इस देश में वापस हर राज्य में आएगी। और उसकी वजह है कि कांग्रेस ने एक गलती सुधारी है पिछले 5-10 साल में। वो ये है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ थे, जो क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे, उनको जो हाईकमान किसी जमाने में कांग्रेस का हाईकमान भी, भारतीय जनता पार्टी तो अब कर रही है, कठपुतली मानता था, उन्हें अब कठपुतली न मान के उन्हें सजीव कर दिया गया और उनको अपने ढंग से काम करने की मौके दिए गए। तेलंगाना में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो आप देखेंगे कि उसके नतीजे बहुत बेहतर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई राहुल का चेहरा नहीं चला है, यहाँ पर पार्टी की नीतियां चली हैं, गारंटी चली हैं, वचन पत्र चले हैं। यहाँ पर राहुल ने ये नहीं कहा कि आप मेरा चेहरा देखो या पंजे को देखो, उन्होंने स्थानीय नेतृत्व की बात की, स्थानीय सरकारें जहाँ उनकी थी उनकी पॉलिसीज की बात की, उनके परफॉर्मेंस की बात की। और ये एक अच्छी दिशा में राजनीति जा रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में राजनीति को जिस ढंग से धकेलाया गया, एक नफरत की राजनीति की तरफ एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, उससे मुक्ति का मुझे लगता है रास्ता इन 5 राज्यों के चुनावों के जो नतीजे आएंगे उसके जरिए खुलेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पनौती के विपरीत जो शुभ संकेत हो सकते हैं उसको माना जाना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल, पनौती के विपरीत जो शुभ संकेत होते हैं उसको माना जाना चाहिए। पनौती वर्ड भी आजकल खूब चर्चा में है। चलिए, मुझे लगता है कि 3 तारीख को पनौती शब्द फिर से ट्रेंड करेगा, ये इसका आप इंतज़ार कीजिए। शकील अख्तर साहब, कैसे देखते हैं तेलंगाना को? कांग्रेस अगर 72 से 78 सीटें लेके आती है, लैंडस्लाइड विक्ट्री, जो कह रहे थे राहुल गांधी कि तूफान है यहाँ हमारा, वो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल से। और अगर ये रियलिटी में परिवर्तित हो जाए, यानी रिजल्ट आ जाए, तो क्या कुछ आप देश की राजनीति पे देखते हैं? देखिए राजीव जी, बीआरएस के बारे में, केसीआर के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे रहस्योद्घाटन भी कहा गया था। उन्होंने बताया था कि केसीआर मेरे साथ एनडीए में शामिल होने आ रहे थे और मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। लेकिन राजनीति की, तेलंगाना की, केसीआर की ही एक बात और है जो अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है कभी कांग्रेस इसको बताए, राहुल गांधी कहें, उसकी तरफ हम आज आपको थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। वो बात ये थी कि केसीआर ने बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ाया कि नहीं, ये हमें नहीं मालूम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया था और राहुल गांधी ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें एक शर्त थी। केसीआर चाहते थे कि तेलंगाना से रेवंत रेड्डी को आप हटा दो और किसी को भी अध्यक्ष बना दो, हम आपके साथ में इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, आपके साथ सहयोग करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, वो भी शायद आपको याद होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा गंदा कमेंट किया था जी, बहुत ही घटिया बात कही थी, और उसका केसीआर ने बहुत जबरदस्त विरोध किया था। बड़े कड़े शब्दों में हेमंत बिस्वा के खिलाफ बोला था और उस वक्त एक माहौल बनना शुरू हुआ था कि केसीआर जो है वो कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं, और वो आ भी रहे थे, लेकिन सशर्त। देखिए, जो आपने भी जिक्र किया रेवंत रेड्डी का, तो इस जो एग्जिट पोल है इसमें रेवंत रेड्डी का इसीलिए बहुत बड़ा हाथ है। और केसीआर तो चूंकि बहुत पुराने नेता है, वो जानते थे कि यही एक आदमी ऐसा है जो मुझे यहां से हरा सकता है, मुझे परेशान कर सकता है। इसीलिए वो चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए, कांग्रेस के पास कई तरह के उन्होंने डॉक्यूमेंट भी पहुंचाए इसको लेकर रेवंत रेड्डी के खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर डटे रहे कि ये चुनाव रेवंत रेड्डी की ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अगर ये एग्जिट पोल आपके सही होते हैं
तो फिर राहुल गांधी सही थे, उन्होंने रेवंत रेड्डी पे विश्वास करके सही काम किया। ये एक बड़ी खास बात है। हो सकता है कुछ दिनों में इसके बारे में और सारा डिटेल सामने आए, लोग बताएं। अब एक दूसरी खास बात, इस चुनाव ने ये बता दिया कि भाषण के जादू की ताकत खत्म हो रही है। आप अगर ओवीआर्स में डाल रहे हैं, उनकी जो है अभी सीटें थी उससे न बढ़ के कम है, तो इसका मतलब ओबीसी के पास क्या ताकत थी? रेस में वो अपनी भाषण की कला के ही कांग्रेस के वोट काटते थे और फायदा पहुंचाते थे। लेकिन अब हैदराबाद में छोटी सी जगह है जहां पे उनका एक अपना जादू चलता है। उन 8 सीटों में 7 जीते हैं वो, इस बार शायद 8 या 9 लड़ा रहे हैं, 1 या 2 सीटें, मगर वो सीटें जो बीजेपी नहीं चाहती थी। जो बीजेपी के वहां पे एक एमएलए है राजा सिंह, जो बहुत ही ज्यादा सामाद भड़का, उस सीट पर उन्होंने नहीं लड़ाया, लेकिन वहां पे कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो वहां पे न केवल भाषण का ताकत खत्म हो रही है, बल्कि 5 राज्यों में आप देख रहे हैं कि मोदी के भाषण का जादू भी खत्म हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तिलक का अपने आप में मैसेज है। और तीसरी एक बात कि 5 राज्यों में यही एकमात्र राज्य ऐसा था जिसमें कांग्रेस से, जो हमने रेवंत रेड्डी का उदाहरण दिया आपको, ये 1 साल पुरानी बात है, 1 साल से बढ़त के साथ चुनाव लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और केसीआर लगातार पीछे हटते थे। बढ़त का चुनाव जो होता है वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है राजनीति में। बढ़त जो है अंत में कामयाब होती दिख रही है, अगर यही परिणाम आए जो आपका एग्जिट पोल बता रहा है। और अभी वहां से तेलंगाना से हमारे सहयोगी हसन साहब बता रहे थे कि बाकी जो एग्जिट पोल वहां के लोकल हैं वो भी कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, सीटें कम दिखा रहे हैं, लेकिन वो मेजोरिटी के आसपास दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपका एग्जिट पोल और बाकी जितने भी एग्जिट पोल है, लोकल एग्जिट पोल और ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, वो सही साबित हो रहे हैं। तो ये जो है कांग्रेस के लिए तेलंगाना की जीत जो है, ये दक्षिण में पुराना वर्चस्व जो कांग्रेस का था वो फिर से स्थापित कर देगी। कर्नाटक, तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर कोई राज्य नहीं बचता है। तमिलनाडु जो है वो उसके सहयोगी दल का है, केरल जो है वो भी उसके सहयोगी दल का है, वो कभी वहां जीतती है नहीं जीतती, और 1 हफ्ते के लिए भी राहुल गांधी वहां कयाम कर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव निपटा के लगातार काम करके राहुल गांधी सीधे केरल पहुंच गए, कोई रेस्ट नहीं लिया उन्होंने, और 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाया। और एक बात और बता दें, अभी आंकड़े आएंगे, हम भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें नोट करना पड़ेंगे, लिखना पड़ेंगे। इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 नेताओं ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब, सबसे ज्यादा दौरे अगर कहीं के किए हैं तो वो तेलंगाना है। एक आध राज्य हो सकता है इसके बराबर आ जाए, मगर ऐसा नहीं है कि तेलंगाना कहीं से कम रहा हो। अभी वो जोड़ना पड़ेंगे हमको। तो तेलंगाना में इतना ज्यादा जाने का मतलब यह था कि कांग्रेस को वहां जीत की पूरी संभावनाएं लग रही थी, और वो जीत एक राज्य की नहीं थी, वो जीत पूरे दक्षिण फतेह की थी, और दक्षिण फतेह के साथ वो 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने की थी। जी बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से तमाम दल जो हैं वो कमर कस लिए हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी की चर्चा अभी शकील अख्तर जी कर रहे थे। तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ती हुई एग्जिट पोल के आधार पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 72 से 78 सीटें आते हुए यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं, और साथ साथ बीआरएस 30 से 36 सीटें, बीजेपी 2 से 4 सीटों पर सिमट गई है, और अदर्स के खाते में 6 से 10 सीटें आ सकती हैं। जरा विजय शंकर सिंह साहब, आपसे भी समझो तेलंगाना का हाल जो आप देख रहे हैं उस पर आपका कमेंट। शायद सिंह साहब नहीं हैं जुड़े हुए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, तेलंगाना। जी तेलंगाना के बारे में देखिए, काफी कुछ अच्छी खासी स्कैनिंग हमारे साथियों ने भी कर दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है। सबसे पहली बात जो है कि वहां पर बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम का जो गठजोड़ है और उसका जो पर्दाफाश हुआ है, उसने लोगों की आंखें खोली है। विशेषकर जो 8-9 सीटों की हम बार बार बात करते हैं, जो टी राजा सिंह के खिलाफ
उम्मीदवार न खड़ा करना और मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ आखिरी वक्त में अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर देना, जो ओवैसी के लिए अच्छा खासा वो महंगा पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका संदेश जो है पूरे भारत में वहां जाएगा जहां जहां वो अपने कदम बढ़ाना चाहते थे, जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर। जबकि असलियत ये है कि तेलंगाना में कम से कम 45 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम बहुलता है, वहां पर इन्होंने ओवैसी साहब ने कोई अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ये चलिए एक पुरानी स्टोरी हो गई। लेकिन अगर आप इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं एक ही बात कहूंगा, जो लगभग समक की तरह मैं कह देना चाहता था कि मैं ये चाहता था कि इन चुनावों के साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी चुनाव हो जाता। वो इसलिए कि अगर भारत की राजनीति का हम सेटअप देखें तो इसमें 5-6 तरह की राजनीति का स्वरूप है। पहला तो बीच का जो पूरा का पूरा हिंदी पट्टा है, हिंदी बोलने वाला या हिंदी समझने वाला। दूसरा है दक्षिण भारतीय राज्यों का है, उसमें एक केरल को छोड़ दिया जाए तो बचे जो चारों राज्य है, चारों पांचों, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर प्रादेशिक अस्मिता जो है बहुत ही अच्छी है और बड़ा उसका एक अच्छा सेंस है, लेकिन वो बड़ी बैलेंस्ड है। वो महाराष्ट्र की तरह प्रादेशिक अस्मिता जैसी नहीं है कि जो बहुत उग्र हो। तीसरा सेटअप जो है वो उत्तर पूर्व राज्यों का है, जो 7 सिस्टर्स का है, और एक अलग तरह का जम्मू और कश्मीर जो है वो एक अलग तरह का चुनाव लड़ता है। इसमें अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें देखिए हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, एक दक्षिण भारत का भी एक प्रतिनिधित्व हो जाता है तेलंगाना के रूप में, और एक मिजोरम के रूप में जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसका भी प्रतिनिधित्व हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर का भी हो जाता तो पूरा का पूरा एक तरह से सर्वेक्षण हो जाता पूरे देश का कि राजनीतिक माहौल क्या है। उससे 2024 का चुनाव लड़ने में इंडिया गठबंधन को भी मदद मिलती है। अब यहाँ पर जो है जो जम्मू कश्मीर का नहीं, चलिए छोड़ दीजिए उसको, लेकिन इन सभी जगह पर जो कांग्रेस की बढ़त मिल रही है उससे एक समग्र रूप से कांग्रेस तो मजबूत होगी ही होगी, तो इंडिया गठबंधन का विश्वास जो है वो कांग्रेस में लौटेगा। और सभी तरह के जो राज्य हैं, उधर मिजोरम अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो पूरे के पूरे 7 स्टेट्स में मजबूत होगी। दक्षिण में तो कहा ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होगा, कांग्रेस जो है अपने वापस अपने लय में लौट आएगी। और मध्य क्षेत्र जो है इसमें आप केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जगह जो है कांग्रेस जो है प्रमुख चुनौती बन के भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है। इसलिए ये चुनाव जो है 5 राज्यों के बहुत ही निर्णायक है, ऐसा मुझे लगता है। और यही शायद तेलंगाना में तो एकदम विपरीत परिस्थितियों से कांग्रेस जो है वो फोरफ्रंट पे आई है, ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता है। बिल्कुल। इस बीच अभी 12 मिनट पहले कमलनाथ ने ट्वीट किया है और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को लेकर के उनका ट्वीट है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, चर्चा आप जल्दी से खत्म कर लेंगे हम। कह रहे हैं कमलनाथ की कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं उनका बल याद दिलाना चाहता हूं, उनकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की शक्ति हैं और आपकी मेहनत और समर्पण से ही जनता ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर वोट डाला है। 3 दिसंबर को जब मतगणना शुरू होगी तो कांग्रेस की सरकार पर जनता की मोहर लग जाएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। बहुत से एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, जबकि कुछ एग्जिट पोल अन्य तरह की बात कर रहे हैं। आपको इस सब से अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। अर्जुन की तरह आपको निगाहें सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। आपको अपना पूरा ध्यान मतगणना के दिन पर लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस को मिला एक एक वोट सही से गिना जाए और प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। ये बात लिख रहे हैं कमलनाथ अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन पर विश्वास अर्जित करने के लिए, उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए। जरा क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे और इस चर्चा को खत्म करेंगे। अब 5 राज्यों के जो हम